हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर निकालना है। तो हमारे पास ये रिंग है, 3 मेंबर का रिंग, 4, 5, 6 मेंबर का रिंग। इन तीनों में हमें हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर निकालना है। तो हीट ऑफ कंबस्शन हमें पता होता है, जितना ज़्यादा कार्बन एटम होगा रिंग में उतना ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्शन। 6 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, हीट ऑफ कंबस्शन इसका ऑर्डर ये बन जाएगा। लेकिन हमें हीट ऑफ कंबस्शन निकालना हो पर CH2 एटम, पर CH2 ग्रुप के हिसाब से हीट ऑफ कंबस्शन निकालना है। तो पर CH2 का माने क्या है, इस पॉइंट पे चेक कीजिए, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है। तो हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 ग्रुप, हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 ग्रुप अगर दिन निकालना होगा तो इस CH2 ग्रुप को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। देखिए ये 3 मेंबर का रिंग इस तरह से है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 2 H इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये रिंग इस तरह से CH2। तो ये हम बोलते हैं कि ये CH2 ग्रुप यहाँ पर इस तरह से है। अब चूंकि जब 3 मेंबर का रिंग बनाया हुआ है तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है और एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने के कारण से मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। तो अब ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इस CH2 ग्रुप के कारण से, यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में, सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन इसमें और सबसे कम एंगल स्ट्रेन इसमें। हम लोग पहले ही से जानते हैं कि 3 मेंबर का रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है और 6 मेंबर का रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे कम होता है। चूँकि 3 मेंबर का रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है इसलिए 3 मेंबर का रिंग सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। अब 3 मेंबर का रिंग सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो उसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ कंबस्शन पर CH2 हमारा 3 मेंबर का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर 4 मेंबर का, फिर 5 मेंबर का, फिर 6 मेंबर का। 6 मेंबर का सबसे कम क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये है पर CH2 मॉलिक्यूल। जब हम लोग पर CH2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए गए तब हम एक CH2 मॉलिक्यूल के साथ काम करेंगे। तब हम लोग रिंग में कार्बन नंबर नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमें टोटल रिंग के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। टोटल रिंग के रिस्पेक्ट में जब निकालना होता तब 6 कार्बन आइटम है तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्शन इसका। लेकिन जब हमें पर CH2 मॉलिक्यूल निकालना है तब रिंग का नहीं देखेंगे, सिर्फ सबका CH2 ग्रुप को देखेंगे। इसका CH2 ग्रुप देखेंगे, सबका CH2 ग्रुप। इसका CH2 ग्रुप को देखते ही हमें दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा इनस्टेबिलिटी। तो इसके कारण से उसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हीट ऑफ कंबस्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम, जिसका स्टेबिलिटी कम उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग कुछ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ कार्बोकैटायन दिया गया है, CH3 OCH2+, ये कार्बोकैटायन, ये दूसरा, ये कार्बोकैटायन, ये तीसरा कार्बोकैटायन, ये चौथा कार्बोकैटायन, ये 5वां कार्बोकैटायन, तो देखिए हमारे पास कार्बोकैटायन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। अब इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, यहाँ पे जितने भी कार्बोकैटायन देख रहे हैं इनमें से कार्बोकैटायन नंबर 1, कार्बोकैटायन नंबर 2 और कार्बोकैटायन नंबर 4 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ये 1 क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो रहा है प्लस एम इफेक्ट के कारण से। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर सिग्मा प्लस का रेजोनेंस, तो लोन पेयर इधर डोनेट करेगा। जब ग्रुप रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन पेयर को भेजता है तो उसको प्लस एम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपना प्लस एम इफेक्ट शो करता है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर में हम लोग पहले से ही जानते हैं, स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है मेसोमेरिक ग्रुप। मेसोमेरिक के बाद हम लोग रेजोनेंस चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है प्लस एम, तो प्लस एम के कारण से इस ग्रुप का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों प्लस एम, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भेज रहा है, रेजोनेंस की मदद से भेज रहा है तो प्लस एम, रेजोनेंस की मदद से खींचता तो माइनस एम, रेजोनेंस की मदद से भेजा है तो प्लस एम, इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। इन सब कार्बोकैटायन में 1 कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल। मान लेते हैं ऑक्सीजन के जगह पे कोई नाइट्रोजन ग्रुप को डाल देते हैं, यहाँ पे NH और इस तरह से CH2+ डाल देते, तो भी इस ग्रुप का लोन पेयर सिग्मा प्लस एम इफेक्ट शो हो जाए नाइट्रोजन के कारण से, प्लस एम के कारण से इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी इन सब कार्बोकैटायन में से सबसे ज़्यादा होता है। माने हमें ये बात ध्यान में रखना है, अगर यदि कोई भी कार्बोकैटायन मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण से स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है,
मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण से स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, या फिर दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर सिग्मा प्लस के कारण से स्टेबिलिटी हो, या फिर माइनस सिग्मा प्लस के कारण से रेजोनेंस हो। लोन पेयर सिग्मा प्लस या फिर माइनस सिग्मा प्लस, ऐसा रेजोनेंस अगर यदि हमारे को कार्बोकैटायन में दिख जाए तो वो कार्बोकैटायन सब कार्बोकैटायन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा प्लस या फिर ऑक्सीजन का प्लस एम ग्रुप। अब इस कार्बोकैटायन के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस कार्बोकैटायन में डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। ये एक तो ग्रुप डांसिंग रेजोनेंस करेगा, ये भी एक ग्रुप डांसिंग रेजोनेंस, ये भी एक ग्रुप डांसिंग रेजोनेंस। तो तीनों ग्रुप एक दूसरे के साथ साथ डांसिंग रेजोनेंस करेंगे, और डांसिंग रेजोनेंस का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि तीनों ग्रुप में डांसिंग रेजोनेंस होगा तो तीनों ग्रुप से स्टेबिलिटी मिलेगा, और तीनों ग्रुप से स्टेबिलिटी के कारण से इस कार्बोकैटायन के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये। अब इसके बाद देखिए, इस कार्बोकैटायन के बाद हमको दिखा कि इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस चल रहा है प्लस सिग्मा प्लस, इस कार्बोकैटायन में भी रेजोनेंस है प्लस सिग्मा प्लस, इस कार्बोकैटायन में भी रेजोनेंस है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो प्लस चार्ज है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे सब कुछ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने के कारण से ये रिंग प्लेनर हो गया। अब प्लेनर हो गया तो इसमें 1 2 3 माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है माने ये रिंग एरोमेटिक है। और एरोमेटिक कब है? जब प्लस सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, माने प्लस चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहा है। और प्लस चार्ज जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तभी ये रिंग एरोमेटिक होगा। तो रिंग 100% एरोमेटिक होना चाहेगा। एरोमेटिक कैसे होगा? जब प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो एरोमेटिक होने के लिए प्लस चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। माने आप मान सकते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज है ही नहीं, क्योंकि प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। प्लस चार्ज कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, कभी इधर कभी इधर, माने इस तरह से प्लस चार्ज घूम रहा है। प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा घूमेगा, क्योंकि प्लस चार्ज घूमेगा तभी रिंग एरोमेटिक बनेगा, और रिंग को एरोमेटिक बनना ही है क्योंकि एरोमेटिसिटी के कारण से स्टेबिलिटी आएगा। इसलिए प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा घूमेगा। प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा घूमेगा तो प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज बड़े से एरिया में है। अब बड़े से एरिया में है तो उसका यूनिट एक डेंसिटी उसका घट गया। अब जैसे ही प्लस चार्ज का डेंसिटी घट गया तो चार्ज डेंसिटी घटते ही स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए इसका स्टेबिलिटी नंबर 3 पोजीशन पे आएगा। अब एक एक्सेप्शन हमें ध्यान में रखना है कि ये इसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ ग्रुप उसको बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप हमारा बेंजाइलिक ग्रुप हो गया। चूँकि ये ग्रुप बेंजाइलिक ग्रुप है और बेंजाइलिक ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज है और बेंजाइलिक ग्रुप कार्बन के साथ पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग इसको बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेंजाइलिक ग्रुप हो गया कार्बन के साथ प्लस चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी बेंजीन रिंग रहता है, मान लीजिए ये है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के साथ ये जो भी ग्रुप को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये ग्रुप हो गया बेंजाइलिक ग्रुप। यहाँ पे बेंजाइलिक ग्रुप कार्बन है, कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। एक्सेप्शन है, हमें पता होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है रेजोनेंस की मदद से, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है 3 6 9 अल्फा एच की मदद से। तो यहाँ पे 9 अल्फा एच, यहाँ पे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और अल्फा एच मैंने हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में रेजोनेंस ज़्यादा प्रायोरिटी है। रेजोनेंस ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों में से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो यहीं पे एक एक्सेप्शन आता है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जीत जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में ज़्यादा पार्ट नहीं लेगा। इसलिए नहीं पार्ट लेगा क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करके रिंग को पहले से ही एरोमेटिक बना के रख दिया है। अब रिंग को अगर ये पहले से ही एरोमेटिक बना के रख दिया है तो ये प्लस चार्ज इंटरफेयर करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस चार्ज इंटरफेयर करने के लिए जाएगा तो हो सकता है एरोमेटिसिटी टूट जाए। इसलिए एरोमेटिसिटी टूटने के डर से ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कम लेगा। और यहाँ पे प्लस चार्ज बड़े आराम से नॉट अल्फा एच है, मैंने बहुत ज़्यादा अल्फा एच, बहुत ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस घट गया। रेजोनेंस घटने के कारण से इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, यहाँ पर भी थोड़ा सा रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पे देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस यहाँ से चालू होगा तो इस तरह से घूमते घूमते बड़ा सा पाथ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहाँ से रेजोनेंस यहाँ से चालू होकर बस यहीं तक जाएगा। जैसे प्लस सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा पाई, तो इतना दूर तक रेजोनेंस गया, लेकिन यहाँ पे प्लस सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इतना दूर तक ज़्यादा पाथ लें तो ज़्यादा रेजोनेंस। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा और सबसे कम स्टेबल ये। तो हमें इसमें से ये वाला कुछ टाइप आपको याद ही करके रखना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बोकैटायन है इसको हम लोग ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन बोलते हैं। ट्रोपिलियम कार्बोकैटायन ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो अब हम लोग इसका ऑर्डर लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 1, 1 के बाद स्टेबल हो जाएगा 2,
2 के बाद स्टेबल हो जाएगा ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन। तो आपको एग्जाम में अगर ये ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन दिख जाए तो ध्यान रखिएगा ये इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, माने इसको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये भी बोल सकते हैं। अब 1 का स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा है, ये एक दूसरे के बराबर भी होते हैं, माने हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 का स्टेबिलिटी 2 के बराबर, 2 का स्टेबिलिटी 3 के बराबर, माने ये तीनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, माने लगभग इन दोनों का स्टेबिलिटी एक दूसरे के बराबर होता है। अब 3 के बाद ये है 5 और ये है देखिए 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद ये 3 और ये है 4। तो 1 2 के बाद आ जाएगा 4 ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन। 1 सबसे पहले ये, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ये तीनों एक दूसरे के लगभग सेम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे 3 और 5 में चेक करना है। तो 3 5 में एक्सेप्शन होता है कि 3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो 1 2 4 उसके बाद 3 के बाद 5 और उसके बाद 6। तो ये ऑर्डर हम लोग कुछ ध्यान में रख सकते हैं। इसमें याद करने वाला चीज़ क्या है, इसमें याद करेंगे ये कि जब भी किसी भी कार्बोकेटाइन को +m के मदद से स्टेबिलिटी मिले तो वो कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, माने सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद 3 ठो डांसिंग रेजोनेंस वाला स्टेबिलिटी, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल। 3 ठो डांसिंग रेजोनेंस की मदद से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिले तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन, माने यहाँ पे कार्बोकेटाइन ट्रोपिलियम ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो रिंग को एरोमेटिक बना देगा। तो प्लस चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से रिंग एरोमेटिक बन गया, तो रिंग 100% प्लस चार्ज को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएगा। और प्लस चार्ज जितना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा प्लस चार्ज उतना घट जाएगा, प्लस चार्ज जितना घट जाएगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसलिए उसके बाद ये और इन दोनों में इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी क्योंकि इसका पाथ लेंथ ज़्यादा। तो इस प्रकार हम लोग कुछ ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ध्यान दे सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखना है कि AgCl का प्रेसिपिटेट किस में ज़्यादा बनेगा। ये 2 ठो कंपाउंड दिया है, एक क्लोरीन वाला कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये दूसरा कंपाउंड ये। तो ये पहला कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड। तो इन दोनों कंपाउंड में हमें चेक करना है किस में AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो समझिए AgCl का प्रेसिपिटेट हमें ये पता होना चाहिए कि AgCl का प्रेसिपिटेट कब बनता है। AgCl का प्रेसिपिटेट तब बनता है जब Ag प्लस Cl- के साथ जुड़ जाएगा। तो Ag प्लस Cl- के साथ जुड़ते ही AgCl का हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो Ag प्लस Cl- के साथ जुड़ेगा तो उसके लिए Cl- का होना जरूरी है। Cl- कहाँ से आएगा, ये कंपाउंड A है, कंपाउंड B है, कंपाउंड A के पास भी क्लोरीन है, कंपाउंड B के पास भी क्लोरीन है। अब जो कंपाउंड जितना जल्दी से क्लोरीन भेज देगा उतना जल्दी से क्लोरीन Ag+, क्योंकि सोल्यूशन में हमारे पास Ag+ पहले से ही पड़ा हुआ है। अब जो कंपाउंड जितना अच्छे से क्लोरीन माइनस को छोड़ देगा, जितना जल्दी से क्लोरीन माइनस को छोड़ देगा, Cl- उतना जल्दी Ag+ के साथ रिएक्ट करके उतना जल्दी फास्ट AgCl बना देगा। तो वो कंपाउंड बहुत बढ़िया AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कंपाउंड बहुत जल्दी क्लोरीन माइनस को छोड़ देगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस छूटते ही Ag+ के साथ अटैक करेगा और AgCl बना लेगा। अब हमें चेक करना है कौन सा कंपाउंड क्लोरीन माइनस को बहुत ईजिली रिलीज कर देगा। तो ये करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये कंपाउंड क्लोरीन को रिलीज कर दिया। तो क्लोरीन को रिलीज करेगा तो क्लोरीन Cl+ और Cl- के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है क्लोरीन कभी Cl+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। क्लोरीन रिलीज होगा तो Cl- के फॉर्म में, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण से क्लोरीन Cl- के फॉर्म में रिलीज होगा। तो क्लोरीन Cl- के फॉर्म में कब रिलीज होगा, जब ये बॉन्ड क्लोरीन लेके चला जाए, जब ये बॉन्ड क्लोरीन लेके चला जाए। अब ये बॉन्ड क्लोरीन लेके चला गया तो क्लोरीन के पास नेगेटिव, क्लोरीन भाग गया, हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को भगा देते हैं। अब देखते हैं क्लोरीन जब भाग गया तब क्या बचा। तो क्लोरीन के जाते ही यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, क्लोरीन के जाते ही यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा। तो ये दो हमारे पास कार्बोकेटाइन आ गया। अब हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का तरीका क्या है, कोई भी कंपाउंड हो उसका स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का तरीका हम लोग ये याद रखेंगे, मिस्टर हाई, पहले मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्शन। तो इसमें देखिए मेसोमेरिक तो नहीं लग रहा है लेकिन रेजोनेंस लग रहा है। रेजोनेंस कैसे लग रहा है, और एक बात ध्यान रखिएगा, मिस्टर हाई के सामने ए लगा दीजिएगा, ए मिस्टर हाई, ए मिस्टर हाई। एक माने एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले हम लोग एरोमेटिसिटी से चेक करते हैं। तो देखिए ये भी रिंग पूरा प्लेनर, ये भी प्लेनर, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, माने ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल बन गया। तो ये कार्बोकेटाइन, तो ये कंपाउंड क्या सोचेगा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोरीन को हटा दिए, क्लोरीन को हटा देने के बाद कार्बोकेटाइन बना लिए।
अब जब भी ये कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन देख रहा है कि जब भी मैं क्लोरीन को अपने से हटा देता हूँ, जब भी मैं क्लोरीन को भगा देता हूँ Cl- के फॉर्म में, तब मेरा जो कार्बोकैटायन बनता है बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता है। मैंने क्लोरीन को भगाते ही मेरा सिस्टम स्टेबल बन गया। तो 100% ये क्लोरीन को भगाएगा, क्योंकि क्लोरीन को भागते ही सिस्टम स्टेबल बन गया। मैंने ये सिस्टम 100% क्लोरीन को भगाएगा। लेकिन ये सिस्टम देख रहा है कि क्लोरीन को भगाते ही मैं एंटी एरोमेटिक बन गया हूँ, और एंटी एरोमेटिक बनते ही सिस्टम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। मैंने सिस्टम देख रहा है क्लोरीन के भागते ही मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, तो ये कभी भी अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा। मैंने ये कभी क्लोरीन को भगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि क्लोरीन के भागते ही सिस्टम अनस्टेबल बन गया। यहाँ पे क्लोरीन के भागते ही सिस्टम स्टेबल, क्लोरीन के भागते ही सिस्टम अनस्टेबल। तो क्लोरीन के भागते ही सिस्टम स्टेबल, मैंने क्लोरीन को भगाना चाहेगा, मैंने Cl- बहुत अच्छा से रिलीज करेगा। ये क्लोरीन को भागते ही सिस्टम अनस्टेबल, मैंने Cl- को भागने ही नहीं देगा। Cl- को भागने ही नहीं देगा, तो यहाँ से Cl- निकलेगा ही नहीं। तो इन दोनों कंपाउंड में हमको ये दिखा कि इन दोनों कंपाउंड में Cl- यहाँ से निकल रहा है। अब Cl- यहाँ से निकलेगा तो Cl- हमारे पास सोल्यूशन में Ag+ है, तो Cl- Ag+ के साथ जुड़ के AgCl बना लेगा। तो AgCl का प्रेसिपिटेट ये कंपाउंड बना सकता है। ये कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड क्लोरीन को छोड़ते ही देख रहा है तो मेरे को 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है। मैंने रिंग एंटी एरोमेटिक मैंने बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल तो कभी नहीं भगाना चाहेगा। तो इसलिए ए और बी में प्रेसिपिटेट कंपाउंड ए बनाएगा। तो प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन हम लोग यही काम करते हैं। प्रेसिपिटेशन वाला क्वेश्चन में आप Cl- को हटाने के बाद कार्बोकैटायन बनाइए, और कार्बोकैटायन का सीधा स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए। कार्बोकैटायन का जो भी स्टेबिलिटी होगा, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो अपने जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, वो कार्बोकैटायन अपना Cl- को बहुत अच्छा से रिलीज़ करेगा, और जो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, वो कार्बोकैटायन अपना Cl- को रिलीज़ नहीं करेगा। तो अब हम लोग फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, हमारे पास 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स है, और हमारे पास 1 डिग्री भी फ्री रेडिकल है, और हमारे पास बेंजीन वाला भी फ्री रेडिकल। तो देखिए, ये कंपाउंड ए, ये बी, सी, डी, ई, अब इनमें से हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है। तो ये देखिए फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल 3 ठो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो शॉर्टकट के लिए याद रख सकते हैं कि फ्री रेडिकल के जगह पे आप प्लस चार्ज मान लीजिए फ्री रेडिकल है ही नहीं, फ्री रेडिकल के जगह पे प्लस चार्ज है, तो हम लोग शॉर्टकट के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज डाल देते हैं। तो यहाँ पे प्लस चार्ज डाल दिए सब फ्री रेडिकल के जगह पे। अब यहाँ पे प्लस चार्ज 3 ठो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। पीएच मने फिनाइल, यहाँ पे पीएच है, पीएच का मने होता है फिनाइल। तो फिनाइल रिंग है, मैंने बेंजीन का रिंग, फिनाइल को ही हम लोग बेंजीन का रिंग को ही फिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 ठो रिंग के साथ, एक बार इधर इस रिंग के साथ, जैसे यहाँ पे 1 ठो रिंग दिख रहा है, यही वाला रिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस होगा, तीनों रिंग के साथ रेजोनेंस होगा तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेंस, तो कंपाउंड ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद बी में आइए, बी में रेजोनेंस के कारण से स्टेबिलिटी होगा, तो ए के बाद बी, क्योंकि सी डी ई में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि सी डी ई में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात क्या है कि हम लोग इसको फ्री रेडिकल जरूर माने हैं, लेकिन इसको हम लोग, अब इन दोनों में ये मत सोच लीजिएगा कि हम लोग जब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किए थे तब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये दोनों फ्री रेडिकल में ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये हो जाएगा, बी नहीं। सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल ये, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो रेजोनेंस है, 3 ठो, एक फिनाइल का बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, तो तीनों बेंजीन रिंग के कारण से ज़्यादा, तीनों बेंजीन रिंग के कारण से रेजोनेंस तो बहुत ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे नॉट अल्फा एच। तो एक बात ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट में कि 1 ठो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस और नॉट हो अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन में, नॉट हो अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन 1 ठो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। माने नॉट हो अल्फा एच का रेजोनेंस, नॉट हो अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन, एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, तो 9 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन का स्टेबिलिटी एक बेंजीन रिंग के स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगा। माने ये कंपाउंड सी बोल देंगे, तो ए का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद बी। तो ए का स्टेबिलिटी के बाद सी है, सी का स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा, जैसे हम लोग कार्बोकैटायन में किए थे वही फ्री रेडिकल में भी सेम ऑर्डर रहता है। अब देखिए, अब हमें 2 डिग्री और 1 डिग्री में कंपेयर करना है। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो शॉर्टकट के लिए यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लीजिए, फ्री रेडिकल के जगह पे प्लस चार्ज को बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड से इसको अल्फा एच मिलेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए पहले मेसोमेरिक तो है नहीं इसमें, रेजोनेंस भी नहीं है, इन दोनों में चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, रेजोनेंस भी नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है 3 अल्फा एच, प्लस चार्ज के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 3 6, यहाँ पे 3 अल्फा एच, तो 6 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, ज़्यादा
ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाइपर कंजुगेशन से भी बोल सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी बोल सकते हैं। कैसे? CH3 अपना प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, यहाँ पे एक ही तो CH3 प्लस आई, यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई माने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज के पास आएगा। प्लस चार्ज के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा प्लस चार्ज उतना घटेगा, चार्ज जितना घटेगा उसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो D और E में D का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, फिर E का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो फ्री रेडिकल में ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, और 1 डिग्री का फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कम हो। लेकिन कार्बन आयन में 3 डिग्री कार्बन आयन देखिए फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कार्बोकैटायन का भी क्या ऑर्डर है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में फ्री रेडिकल की जगह पे कार्बोकैटायन भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर बराबर है। लेकिन कार्बन आयन का जब स्टेबिलिटी करते हैं तो 1 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। 1 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन आयन में ज़्यादा प्लस आई होता है, और ज़्यादा प्लस आई के कारण से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो सिस्टम अनस्टेबल। इसलिए 3 डिग्री कार्बन आयन बहुत अनस्टेबल होता है और 1 डिग्री कार्बन आयन स्टेबल होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी का ऑर्डर बताने के लिए यहाँ पे एक OH हम लोग फिनॉल का डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। तो नाइट्रोफिनॉल का डेरिवेटिव्स हम लोग ले रहे हैं। एक ऑर्थो आइसोमर है, दूसरा पैरा आइसोमर बन जाएगा, और तीसरा मेटा आइसोमर। तो इन तीनों आइसोमर में हमें बताना है कि किसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा। तो एसिडिटी बताने के लिए हम लोग का यही एक शॉर्टकट होता है। जब भी कोई भी क्वेश्चन में एसिडिटी या फिर Ka का ऑर्डर निकालना हो तो H+ को हटा दीजिए। एसिडिक ग्रुप पहले पहचानिए, एसिडिक ग्रुप कौन सा है? एसिडिक ग्रुप OH वाला ग्रुप है। अब एसिडिक ग्रुप OH वाला ग्रुप है तो OH वाला ग्रुप से H+ को हटा दीजिए। H+ को हटते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ के हटते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ के हटते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब हमें नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को चेक करना है। ये H+ को हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज बना। अब जो नेगेटिव चार्ज बनता है H+ के हटने के बाद, जो कंपाउंड के साथ जो नेगेटिव चार्ज बनता है उस कंपाउंड को कंजुगेट बेस बोलते हैं। तो ये कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जिस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा। अब देखिए, देखने में क्या लगता है, यहाँ पर NO2 है। तो अब हम लोग, अब देखिए ये इस कंपाउंड में, अब क्वेश्चन करने का स्ट्रेटजी क्या है, पहले देख लीजिए कौन सा चीज़ तीनों कंपाउंड में कॉमन है। तीनों कंपाउंड में O- और बेंजीन का रिंग तीनों कंपाउंड में कॉमन है। डिफरेंट क्या है, तीनों कंपाउंड में NO2 डिफरेंट है, और NO2 का पोजीशंस डिफरेंट है। NO2 ही सिर्फ डिफरेंट नहीं है, NO2 का पोजीशन डिफरेंट है। इस कंपाउंड में NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है, इस कंपाउंड में NO2 मेटा पोजीशन पर है, और इस कंपाउंड में NO2 पैरा पोजीशन पे। इसलिए हम लोग इसको ऑर्थो आइसोमर भी बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये मेटा आइसोमर है। क्योंकि NO2 देखिए इस ग्रुप का ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पर NO2, ऑर्थो मेटा पैरा, इस पोजीशन में पैरा पोजीशन पर है। अब हमें ये पता होता है कि NO2 का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। देखिए NO2 का O- यहाँ पे और डबल बॉन्डेड O, तो इस तरह का NO2 का स्ट्रक्चर, हमें NO2 का स्ट्रक्चर पता होता है। N के पास O के माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज। तो ये हो जाएगा NO2 का स्ट्रक्चर। अब हम लोग जब ही NO2 का स्ट्रक्चर को इस तरह से बना दिए, क्योंकि देखिए NO2 इस तरह से था, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब NO2 का स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेंगे। NO2 का स्ट्रक्चर एक्सपेंड करने का तरीका है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड O, ये O- सिंगल बॉन्ड और प्लस, तो इस तरह से एक्सपेंड कर लिए। यहाँ पर भी एक्सपेंड कर लीजिए। जब भी हम लोग एक्सपेंड किए NO2 का स्ट्रक्चर को, तभी हमको दिखा कि ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, माने ये -M इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे NO2 का -M इफेक्ट, यहाँ पर भी तो NO2 वही NO2 है, यहाँ पर भी तो NO2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर भी -M होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे -M नहीं होगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन पे +M -M प्लस Hc -Hc नहीं होता है, तो -M नहीं होगा। तो नाइट्रोजन, तब हम लोग क्या चेक करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे -I इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है उसको -I इफेक्ट बोलते हैं। पहले हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट से काम करेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए -M भी लगेगा और -I भी लगेगा। -M हाइपर, सबसे पहले चेक कर लेते हैं -M। सबसे पहले हम लोग का शॉर्टकट ये होता है, पहले मेसोमेरिक चेक करेंगे, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्शन। यहाँ पे पहले मेसोमेरिक चेक किए तो -M लग रहा था, क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना रहे तो -M। फिर रेजोनेंस और मेसोमेरिक एक दूसरे के बराबर ही होता है, तो रेजोनेंस भी हो गया, क्योंकि मेसोमेरिक हो गया माने रेजोनेंस भी हो गया। अब हाइपर कंजुगेशन में आइए। हाइपर कंजुगेशन कुछ है ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन कब होता है, जब अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पे अल्फा कार्बन कोई है ही नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब आ जाइए इंडक्टिव पे, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो -I। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा पोजीशन से -M नहीं लगता है, तो मेटा पोजीशन से सिर्फ -I लगेगा।
तो मेसोमेरिक नहीं लगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, तो बचा माइनस आई। यहाँ पे पैरा पोजिशन है, पैरा पोजिशन पे मेटा भी लगता है, इसलिए माइनस एम भी होगा और माइनस आई भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई। अब इन दोनों में पहले कंपेयर कर लेंगे। तो माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। हम लोग किसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं? इस नेगेटिव चार्ज का, इस नेगेटिव चार्ज का नहीं। ये नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है, तो ये खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन खींच कहाँ से रहा है? यहाँ से खींच रहा है। तो हम लोग चार्ज का स्टेबिलिटी, इस चार्ज का स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। जहाँ से H+ हटाया जाता है वहाँ पर जो चार्ज बनता है उस चार्ज का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो इस चार्ज का स्टेबिलिटी जब चेक करने के लिए गई तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा था, मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को जब भी अपने तरफ खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, नीचे चला गया इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नीचे खींचा गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घट गया, लेकिन किस में ज़्यादा घटेगा? यहाँ पे माइनस एम की मदद से खींचा जा रहा है, यहाँ पे माइनस आई की मदद से खींचा जा रहा है। माइनस एम माइनस आई में माइनस एम ज़्यादा खींचेगा, माइनस एम ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घटेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा घटेगा तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा घटा, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा घटा तो चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो बी और सी में ज़्यादा स्टेबल सी हो जाएगा बी से। लेकिन ए में क्या होता है? ए में देखने में लगता है कि यहाँ पर भी माइनस एम, तो ये भी चार्ज खींच रहा है, ये भी चार्ज खींचेगा तो यहाँ पे भी चार्ज घटेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। तो इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ा, इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ा, इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ा, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी कम बढ़ा। क्यों कम बढ़ा? क्योंकि इसमें चार्ज कम घटा। क्यों कम घटा? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई था, माइनस आई का पावर माइनस एम से कम होता है, तो इसके खींचने का पावर कम है तो चार्ज भी कम घटा है, चार्ज भी कम घटा है तो स्टेबिलिटी कम बढ़ा। लेकिन यहाँ पे माइनस एम के मदद से खींचा जा रहा है तो ज़्यादा चार्ज को घटाया, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा बढ़ा। यहाँ भी माइनस एम की मदद से खींचा जा रहा है तो ज़्यादा चार्ज को घटाएगा, तो स्टेबिलिटी इसमें भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें भी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इसमें भी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। किसकी मदद से? माइनस एम की मदद से। ध्यान दीजिएगा, प्लस एम माइनस एम पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा जो ग्रुप माइनस एम लगा रहा है पास से उसका पावर ज़्यादा होगा, और जो ग्रुप माइनस एम लगा रहा है दूर से उसका इफेक्ट कम होगा। ये 100% गलत है। माइनस एम प्लस एम डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से भी जितना माइनस एम लगाएगा, यहाँ से भी जितना माइनस एम की मदद से खींचेगा, यहाँ से भी उतना ही माइनस एम की मदद से खींचेगा। ऐसा देखने में इस गलती मत सोचिएगा कि ये पास में है तो ज़्यादा खींच लेगा, दूर में है तो कम खींचेगा। माइनस एम यहाँ से भी जितना लगेगा यहाँ पे भी उतना ही लगेगा। तो माइनस एम से तो अब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग को बच गया माइनस आई, तो हम लोग माइनस आई की मदद से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे माइनस आई दूर में है और यहाँ पे माइनस आई पास में है, तो माइनस आई प्लस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लस एम माइनस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चूंकि माइनस आई प्लस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये दूर में है तो इसका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि जो दूर में होता है उसका प्लस आई माइनस आई घट जाता है, और जो पास में है इसका प्लस आई माइनस आई ज़्यादा होगा। तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में, देखिए ये नेगेटिव चार्ज के पास में है, तो नेगेटिव चार्ज के पास में होने के कारण से यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होना चाहिए तो चार्ज ज़्यादा घटेगा, और चार्ज ज़्यादा घटेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए इसका एसिडिटी, इसका तो ज़्यादा चार्ज घटेगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। तो हमको क्या लगता है आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, मैंने ए का एसिडिटी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा ही लगता है। क्योंकि देखिए सी का एसिडिटी बी से तो ज़्यादा होगा। अब ए सी में जब कंपेयर करेंगे तो ए में माइनस आई ज़्यादा था क्योंकि पास में था, तो पास में था तो ज़्यादा खींच लिया चार्ज, ज़्यादा जैसे चार्ज घिरा तो यहाँ से चार्ज घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया तो एसिडिटी भी इसका ज़्यादा, ऐसा लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और इसलिए ये आंसर गलत है। सी का बी से ज़्यादा होगा लेकिन ए का ज़्यादा होगा, ये गलत है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन को हमने जो पहले से हटा दिया था, तो एक को ध्यान रखिएगा, ए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक एक्सेप्शन होता है। तो इस एक्सेप्शन को याद रखिए क्या है। तो इस एक्सेप्शन में ये है कि हम लोग जो H+ को जो हटा दिए थे पहले, H+ को हटाने के बाद O- बनाए थे, यहाँ से H+ हटता ही नहीं है। H+ क्यों नहीं हटता है? क्योंकि H+ ये नाइट्रोजन का जो माइनस चार्ज है, देखिए नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ये H इस O- के साथ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसको हम लोग चिलेशन भी बोलते हैं क्योंकि एक रिंग बन गया है, तो एक चिलेट रिंग बन गया है। इसको इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि यहाँ पे हाइड्रोजन O- के साथ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्यों बनाता है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास, चूंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। अब ये डेल्टा प्लस और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन के कारण से इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड बन जाता है। अब जब भी इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड बन गया तो देखिए कितना मेंबर का रिंग बन रहा है,
ये वाला रिंग पहला दूसरा तीसरा 4 5 6 मेंबर का रिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से 6 मेंबर का रिंग बन गया और 6 मेंबर का रिंग स्टेबल होता है। तो जब ये रिंग स्टेबल तो है हाइड्रोजन यहाँ का यहीं रह जाता है क्योंकि देखता है मेरा तो मॉलिक्यूल पहले से स्टेबल बन गया। अब जब मॉलिक्यूल स्टेबल बन गया तो ये हाइड्रोजन निकलेगा क्यों? क्योंकि मान लीजिए हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देते हैं तो हाइड्रोजन को निकालते ही रिंग टूट जाएगा और रिंग टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा और जो रिंग को कभी स्टेबिलिटी घटाना नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं घटाने के लिए हाइड्रोजन को इसी तरह से रिंग में पकड़े रहता है और जब भी हाइड्रोजन को रिंग में पकड़े रहा है तो हाइड्रोजन को छोड़ ही नहीं रहा है, इसलिए रिंग में पकड़ा है। हाइड्रोजन को छोड़ ही नहीं रहा है तो एसिडिटी इसका घट गया। क्यों घट गया? कि एसिडिटी उस तरह से डिफाइन किया जाता है जो H+ को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे H+ जाएगा ही नहीं क्योंकि ये रिंग का पार्ट बना हुआ है और रिंग स्टेबल है, इसलिए H+ जाएगा ही नहीं और H+ जाएगा ही नहीं तो एसिडिटी इसका सबसे कम होगा। इसलिए एक एसिडिटी सबसे कम होता है तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगा C का, फिर B का, फिर A का। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, C का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद B का होता है, उसके बाद A का होता है। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे फिर से फिनॉल के कुछ डेरिवेटिव्स के साथ काम करेंगे। यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे OH, यहाँ पे फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखने में क्या लगता है, मैंने हमको गलती कहाँ पे होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा है। जब भी कोई भी ग्रुप बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन हो, NO2 हो, OH हो या फिर कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अगर यदि वो एल्काइल ग्रुप है तो उसमें आप अल्फा H खोजिए क्योंकि एल्काइल ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा तो उसका जो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, माने ये बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऑलवेज अल्फा कार्बन होता है। अब ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन चेक कीजिए, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन हो उतना ज़्यादा अल्फा H, उतना ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन। तो बेंजीन रिंग के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है तो अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब चेक कीजिए कि उसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है तो +M, डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बना रहा है तो -M। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M लगा। और कौन सा इफेक्ट लगेगा? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो ये -I भी लगाएगा। और हम लोग एक्सेप्शन जानते थे +M -I में ज़्यादा पावरफुल +M होता है, लेकिन हेलोजन के केस में माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में -I ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर भी +M लगेगा, -I भी लगेगा, लेकिन -I ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी +M लगेगा, -I ज़्यादा होगा। तो हमें -I के साथ काम करना है। -I यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। पहले हम लोग H+ को हटा देंगे क्योंकि हमें एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है। H+ को हटाते ही O- बन गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचते ही यहाँ पे चार्ज घट गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो A, B, C में सबका स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा चार्ज खींचेगा, सबसे ज़्यादा चार्ज खींचेगा तो सबसे ज़्यादा चार्ज घटेगा, सबसे ज़्यादा चार्ज घटेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी C का, फिर A का, फिर B का। ऐसा लगता है, लेकिन यहीं पर गलती क्या होता है, हमें यहाँ पर एक नया बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है कंपाउंड C, ये ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है। कैसे? यहाँ पे हम लोग इसी कंपाउंड का दूसरा ग्रुप ले लेते हैं। तो इसी कंपाउंड का दूसरा ग्रुप इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए OH था, यहाँ पे हम लोग OH ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन का रिंग है, OH है और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो देखिए यही दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंट्रा नहीं इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनता है। इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पे फ्लोरीन था तो यहाँ पे OH और यहाँ पे फ्लोरीन है। देखिए ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये एक मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनेगा? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनेगा क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इसके पास -, और OH में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास -, और जब भी ऑक्सीजन के पास -, तो हाइड्रोजन के पास Δ+, और +- में इंटरेक्शन हो जाएगा। और जब भी +- में इंटरेक्शन होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब जब भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन रिंग का पार्ट बन जाएगा, या फिर
हाइड्रोजन को ये दूसरा फ्लोरीन पकड़े हुआ है, माने हाइड्रोजन को निकलने ही देगा। निकलने क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये फ्लोरीन के पास माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज प्लस चार्ज को एक दूसरे के साथ पकड़े हुआ है। जब भी माइनस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज को पकड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देगा। हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देगा तो हाइड्रोजन का एसिडिटी होगा ही नहीं, क्योंकि एसिडिटी तब होता है जब हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं इस कंपाउंड में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से H+ निकलेगा ही नहीं। H+ निकलेगा ही नहीं तो उसका एसिडिटी होगा ही नहीं। तो इस कंपाउंड का एसिडिटी सबसे कम हो जाता है। तो देखने में लगता है C का ज़्यादा होना चाहिए, फिर A का, B का, लेकिन C का सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन में यही एक्सेप्शन था, क्योंकि और ये ध्यान रखिएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों में नहीं होता है। इसमें इसलिए हुआ क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से यहाँ पे माइनस चार्ज बहुत बड़ा माइनस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज के साथ बड़ा आराम से उसको पकड़ के जोर से पकड़े रहता है। क्योंकि जोर से H+ को पकड़े हुआ है, H+ को कहीं जाने नहीं देगा, H+ को निकलने ही नहीं देगा, तो H+ निकलेगा ही नहीं तो उसका एसिडिटी होगा ही नहीं। क्योंकि H+ जब निकलता है तभी एसिडिटी होता है, क्योंकि H+ निकलेगा ही नहीं तो उसका एसिडिटी सबसे कम। तो ये एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग हेलोफिनॉल्स में इसको काउंट करेंगे इस कंपाउंड को। तो हम लोग नाइट्रोफिनॉल चेक कर लिए, हेलोफिनॉल चेक कर लिए। अब हम लोग एसिडिटी चेक करेंगे। हमारे पास फॉर्मिक एसिड है HCOOH, हमारे पास बेंजोइक एसिड है COOH, ये बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको। देखिए ये फॉर्मिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड। एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का ऑर्डर बताने का सेम तरीका है। H+ को हटाइए, H+ हटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ हटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ हटेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। सबका स्टेबिलिटी चेक कीजिए। यहाँ पे H का देखिए, ये ग्रुप तो सब में कॉमन है, ये वाला ग्रुप सब में कॉमन है। जो ग्रुप सब में कॉमन है उसका इफेक्ट नहीं चेक करेंगे। H का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसका 0 इफेक्ट। यहाँ पे बेंजीन अपना इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे CH3 अपना इफेक्ट शो करेगा। बेंजीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? बेंजीन इफेक्ट हमको पता है, बेंजीन प्लस M इफेक्ट भी शो करता है, -M इफेक्ट भी शो करता है। तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि बेंजीन +M शो कर रहा है, -M शो कर रहा है? ये पता करने के लिए इस COO- को आप ठीक से लिखिए। तो C डबल बॉन्डेड O इस तरह से होगा और यहाँ पे O- होगा। जब भी हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिख दिए CO- को, तभी हमको दिखा कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। जब भी कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, माने ये ग्रुप -M इफेक्ट शो करेगा, ये ग्रुप -M इफेक्ट शो करता है। हमको पहले से पता है कोई भी ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये -M। अब अगर ये -M शो कर रहा है, माने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो अगर यदि ये खींच रहा है माने ये भेज रहा है, ये खींच रहा है माने ये भेज रहा है, तो ये -M, तो ये +M। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन का निकालते हैं। बेंजीन का +M होता है -M। तो बेंजीन का निकालने का तरीका है, उसके साथ जो ग्रुप जुड़ा है उस ग्रुप को चेक कीजिए। अगर यदि वो ग्रुप -M है तो वो ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन का खींचना माने नीचे में जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है। नीचे वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा तो ऊपर वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। ऊपर वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है माने नीचे वाला ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है, और नीचे वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है माने ये ग्रुप +M शो कर रहा है। तो बेंजीन यहाँ पे +M शो कर रहा है, यहाँ पे CH3 क्या शो करेगा? +I शो करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, +M बेंजीन और +I बेंजीन में +M बेंजीन और +I एल्काइल ग्रुप, ये एक मिथाइल ग्रुप है माने एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में ये बात याद करके रखिएगा कि बेंजीन का +M और CH3 ग्रुप का +I, तो इन दोनों में +I CH3 ग्रुप का ज़्यादा होता है। माने CH3 ग्रुप का या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, एक बेंजीन ग्रुप को हम लोग एराइल ग्रुप भी बोलते हैं। किसी भी एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी एराइल ग्रुप से ज़्यादा होता है। माने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी एल्काइल ग्रुप का ज़्यादा होता है एराइल ग्रुप से। तो एल्काइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप है, तो उसमें से एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखने का। एल्काइल ग्रुप दे दिया, एराइल ग्रुप दे दिया। एराइल ग्रुप में किसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी? एल्काइल ग्रुप का। मैंने ये +I और +M में से इसका +I ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब इसका यहाँ पे +I लग रहा है और साथ में साथ +HC भी लग रहा है। चूँकि यहाँ पे +I और +HC दोनों लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ +M लग रहा है, इसलिए इसका नेट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो ये हमें नहीं समझना है, बस हमें एक पॉइंट याद करके रखना है कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और एराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। एराइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग माने बेंजीन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। बेंजीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या फिर कोई एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उसमें एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी कम।
यहाँ पे प्लस एम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा रिलीज करेगा ये, इन दोनों में ज़्यादा रिलीज ये करेगा, ये कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लस एम, यहाँ पे प्लस आई प्लस एच, दो इफेक्ट है, यहाँ पे एक ही इफेक्ट है। तो यहाँ पे दो इफेक्ट होने के कारण से, और एक बात समझिए, ये है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप का प्लस एम लगता है और माइनस आई लगता है। तो चूंकि यहाँ पे एक तो प्लस एम और दूसरा माइनस आई, तो ये हम याद करके रखेंगे। अब से समझ लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बेंजीन का प्लस एम देखने को मिलेगा। बेंजीन प्लस एम भी शो करता है, माइनस एम भी शो करता है। अब हम लोग उसको खुद से निकाल सकते हैं कब प्लस एम कब माइनस एम। तो प्लस एम माइनस एम तो हमको क्वेश्चन को देख के निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख के निकाले बेंजीन प्लस एम शो कर रहा था, क्योंकि ये माइनस एम शो कर रहा है तो ये प्लस एम, लेकिन बेंजीन का ऑलवेज माइनस आई भी होता है। तो ये याद करके रखना है कि बेंजीन का माइनस आई होता है। तो बेंजीन प्लस एम के कारण से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है और माइनस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, लेकिन ये प्लस आई के कारण से भी भेज रहा है, प्लस एच सी के कारण से भी भेज रहा है। तो इसका दोनों इफेक्ट है भेजने वाला, इसका एक भेज रहा है तो दूसरा खींच रहा है। इसलिए चूंकि इसका दोनों भेजने वाला है और इसका भेजने वाला बस एक ही तो है, तो इसका भेजने का टेंडेंसी ज़्यादा, इसका ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये कम भेजेगा, ज़्यादा भेजेगा तो ज़्यादा चार्ज, कम भेजेगा तो कम चार्ज, कम चार्ज तो ये ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा चार्ज तो ये कम स्टेबल, ज़्यादा चार्ज तो कम स्टेबल। तो इसमें ज़्यादा चार्ज क्योंकि ज़्यादा भेजा जा रहा है, क्योंकि दोनों भेजने वाला ग्रुप है, यहाँ पे एक भेजने वाला कम भेजने वाला ग्रुप है, तो कम भेजा जाएगा, कम भेजा जाएगा तो कम चार्ज तो ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम है, तो इन दोनों में ज़्यादा चार्ज किसके पास, इन दोनों में ज़्यादा चार्ज इसके पास और इसमें कम चार्ज। लेकिन यहाँ पे तो कोई ना ही कोई, यहाँ पे कोई कुछ भेजा ही नहीं गया, यहाँ पे कुछ भेजा ही नहीं गया। इस कंपाउंड में ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट, ना ही भेज रहा है ना ही खींच रहा है, माने यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे चार्ज को थोड़ा सा भेजा गया, यहाँ पे ज़्यादा भेजा गया, यहाँ पे कम भेजा गया। तो ज़्यादा भेजने के कारण से इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ए बी सी में सी का स्टेबिलिटी सबसे कम। उसके बाद बी में भी तो थोड़ा सा भेजा गया था। जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं भेजा गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो भेजा गया है। थोड़ा सा भेजा जाएगा तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ेगा, थोड़ा सा चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो सी का, फिर बी का और ए का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ए में कुछ भी भेजा नहीं गया है। सी में ज़्यादा भेजा गया था। तो हम याद करके क्या रखेंगे, कभी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप आता है तो उसमें से एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए ये COH है और COH को बेंजीन के रिंग के साथ जोड़ दिए हैं। वहीं से फिर से दूसरा COH वाला कंपाउंड है, इसको हम लोग साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ जोड़ दिए हैं। तो अभी फिर से इसका एसिडिटी का ऑर्डर निकालिए, H+ को हटाइए, नेगेटिव चार्ज बनाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर से COO- है, तो COO- एक माइनस एम ग्रुप होता है, तो CO- एक माइनस एम ग्रुप, तो यहाँ पे बेंजीन का लग जाएगा प्लस एम ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। यहाँ पे एक बस एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है। और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, देखिए ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे बस एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा H है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है, प्लस H भी लग रहा है, या फिर प्लस H को अगर यदि आप नहीं कंसिडर करेंगे तो प्लस आई से ही चलिए। तो हमको शॉर्टकट में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बेंजीन का रिंग है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग कर रहा है, और यहाँ पे एल्काइल का ग्रुप है, यहाँ पे एराइल ग्रुप, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। एराइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप में एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा दीजिए तो स्टेबिलिटी कम, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसका एसिडिटी ज़्यादा, इसका एसिडिटी कम। इसको हम लोग ऐसे भी कैसे देख सकते थे, यहाँ पे प्लस आई भी होगा, प्लस HC भी होगा, थोड़ा सा कम होगा हाइपर कंजुगेशन, लेकिन दोनों भेजने वाला ग्रुप, प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, हाइपर कंजुगेशन की मदद से भी इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा। तो सब इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भेज रहा है तो दूसरा खींच रहा है, तो यहाँ पे भेजने का टेंडेंसी कम, यहाँ पे भेजने का टेंडेंसी ज़्यादा। तो शॉर्टकट में बस हमको यही ध्यान में रखना है कि एराइल ग्रुप हो, माने बेंजीन का ग्रुप हो या फिर फिनाइल का ग्रुप हो, तो एराइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किसी भी एल्काइल ग्रुप से कम होता है। तो ये हमको शॉर्टकट में याद करके रखना होता है। अब मान लीजिए, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को हम लोग पहले से ही जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। वो टॉपिक है ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट देखिए बहुत तरह से होता है। ऑर्थो इफेक्ट का सीधा माने है ऑर्थो पोजीशन पे किसी ग्रुप के कारण से अगर रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस होता है या फिर उस ग्रुप के कारण से कुछ भी बॉन्डिंग बन जाता है। ऑर्थो ग्रुप के ऑर्थो पे कोई ग्रुप अगर किसी भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड या फिर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड या फिर रेजोनेंस में डिस्टर्ब करता है तो उसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो इफेक्ट का सीधा माने है कि हमारे पास कोई भी बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग के पास हमारे पास कोई एक ठो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे COOH ग्रुप पकड़ लीजिए, और ऑर्थो के ग्रुप पे कोई भी एक बल्कि ग्रुप है CH3, तो फिर से एक बेंजीन रिंग। तो इन दोनों कंपाउंड में हमको बताना है इन दोनों कंपाउंड में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3। तो इन दोनों कंपाउंड में हमको चेक करना है किसका एसिडिटी ज़्यादा। करने का टेंडेंस कर हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या है, H+ को हटाइए, माइनस चार्ज बनाइए, H+ को हटाइए, माइनस चार्ज बनाइए, सबका स्टेबिलिटी चेक कीजिए। यहाँ पे CH3
बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन माने 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए, लेकिन हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहे हैं, तो इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे किसी भी ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है, तो सिर्फ इसका प्लस आई लगेगा। यहाँ से इस ग्रुप का प्लस HC भी लगेगा और प्लस आई दोनों लगेगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है, प्लस HC लग रहा है। प्लस HC और प्लस आई में प्लस HC ज़्यादा पावरफुल, तो ज़्यादा पावरफुल माने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, प्लस माने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की मदद से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है। चूंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देखने में लगता है ये ज़्यादा रिलीज करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम, तो इसका एसिडिटी कम, इसका एसिडिटी ज़्यादा, ऐसा हम लोगों को देखने में लगता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्थो इफेक्ट होता है जो हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट कब होगा? ऑर्थो इफेक्ट तभी होगा जब COOH ग्रुप, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड का भी डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये है हमारे पास बेंजोइक एसिड, तो CO ग्रुप इस तरह से है, COOH, ये बेंजीन ग्रुप H+ को हटा दिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जा रहा था। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप इस तरह से लगा दिए, तो CH3 ग्रुप आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि ये CH3 ग्रुप एक बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, और जब भी कभी भी बल्कि ग्रुप COH जो कि खुद एक बल्कि ग्रुप है, देखिए यहाँ पे 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं COH का, एक डबल बॉन्डेड और एक सिंगल बॉन्ड O-, तो एक बल्कि ग्रुप दूसरे बल्कि ग्रुप के एकदम एडजेसेंट साइड बाई साइड आ जाने पर एक दूसरे के साथ रिपल्सन हो जाता है। या फिर शॉर्टकट में क्या ध्यान में रखेंगे, कभी भी बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर, यह है बेंजोइक एसिड, देखिए ये बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पे COH को जोड़ दीजिए तो ये बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कभी भी अगर कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है तो यहाँ पे SIR होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। माने यहाँ जो रेजोनेंस जो चल रहा था, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेंजीन यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ COO- कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो COO- ये वाला ग्रुप अपने आप में -M शो करेगा, और हम देख चुके हैं कोई ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ -M शो करेगा माने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा माने बेंजीन इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा माने बेंजीन इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो बेंजीन का +M इफेक्ट। तो हमको ये चला कि बेंजीन यहाँ पे +M इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर भी CO- था तो यहाँ पर भी CO- है, डबल बॉन्डेड विद O, तो डबल बॉन्डेड विद O तो ये भी -M, तो ये ग्रुप -M तो ये +M, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही सेम यहाँ पे भी +M, माने बेंजीन इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा, रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को भेजा जाएगा बेंजीन के कारण से, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो चार्ज को बढ़ा देगा, यहाँ पर भी बेंजीन भेज रहा है तो चार्ज को बढ़ा दे रहा है। लेकिन भेजेगा कैसे बेंजीन? रेजोनेंस की मदद से। रेजोनेंस कब होगा? जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, रेजोनेंस का क्राइटेरिया बनेगा। हमको पता होता है रेजोनेंस कब होता है, जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर है CO- और इसके जस्ट एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्कि ग्रुप के आने के कारण से इन दोनों में बहुत अच्छा रिपल्सन हो जाता है। उस रिपल्सन के कारण से क्या होता है, ये जो ग्रुप है, देखिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ये सिग्मा, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, रेजोनेंस है यहाँ पे। हम क्या मिला, हमको ये दिखने को मिला कि इस डबल बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई के साथ एक रेजोनेंस रिंग के साथ भी हो रहा है। एक रेजोनेंस तो ये भी हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रेजोनेंस इस तरह से भी हो रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O- था, तो नेगेटिव सिग्मा पाई का एक रेजोनेंस ये इधर, लेकिन दूसरा रेजोनेंस रिंग के साथ भी हो रहा है। कैसे? ये डबल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई, तो ये दूसरा रेजोनेंस रिंग के साथ भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप के रिपल्सन के कारण से ये ग्रुप घूम जाता है, और जब ये ग्रुप घूम गया तो ये जो रेजोनेंस हो रहा था रिंग के साथ पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस टूट गया। माने अब इस मॉलिक्यूल में हम लोग बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल कुछ हमारा इस तरह का बन गया है। तो देखिए अब ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बन गया है। तो ये मॉलिक्यूल में देखिए ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, और ये बेंजीन के रिंग पर CH3 डबल बॉन्डेड O-, और यहाँ पे CH3 का बल्कि सा ग्रुप इस तरह से था। तो CH3 का बल्कि ग्रुप इस तरह से होने के कारण से रिपल्सन लग रहा था। ये ग्रुप इसको इतना अच्छा से स्टेरिक बोलते हैं, स्टेरिक का माने साइज, बड़ा सा साइज होने के कारण से बहुत अच्छा रिपल्सन के कारण से क्या हुआ, ये पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस टूट गया। जब भी पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस टूट गया माने बेंजीन अपना +M नहीं लगा पाएगा। बेंजीन +M इसलिए नहीं लगा पाएगा क्योंकि बेंजीन +M माने रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन को भेजना। लेकिन जब इस ग्रुप का इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप का इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस ही टूट गया, तो रेजोनेंस ही टूट गया तो बेंजीन अपना रेजोनेंस की मदद से जो +M लगा रहा था वो नहीं लगा पाएगा, माने यहाँ पे +M बेंजीन का कट गया। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप दूर में है, दूर में होने के कारण से रिपल्सन नहीं है।
रिपल्सन नहीं है तो ये पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस बड़ा आराम से चलेगा। तो यहाँ से इसका पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस चलने का माने ये है कि ये ग्रुप और ये बेंजीन का ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में एक दूसरे के साथ रेजोनेंस चल रहा है। इस ग्रुप का रेजोनेंस इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस के साथ पार्ट ले रहा है। कैसे? ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस एक दूसरे के साथ पार्ट ले रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ पार्ट लेना का माने ये है कि इस ग्रुप अगर कोई इफेक्ट शो करेगा तो ये इफेक्ट इस ग्रुप के पास भी आएगा। लेकिन अगर ये ग्रुप का इफेक्ट इस ग्रुप के पास तभी आएगा जब इन दोनों ग्रुप में रेजोनेंस का ओवरलैप हो रहा है। और जो हमको दिखा कि ये पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस ओवरलैप होगा, माने ये ग्रुप कोई इफेक्ट शो करेगा तो ये इफेक्ट इस ग्रुप के पास भी आएगा, और ये ग्रुप भी कोई इफेक्ट शो करेगा तो ये इफेक्ट इसके पास आएगा। लेकिन ये ग्रुप का इफेक्ट एक दूसरे के पास तभी आएगा जब इन दोनों में रेजोनेंस ओवरलैप करेगा। और यहाँ पे तो ओवरलैप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ओवरलैप इसलिए टूट गया पाई सिग्मा पाई का क्योंकि ये ग्रुप बड़ा बल्कि होने के कारण से रिपल्सन किया। रिपल्सन करते ही ये ग्रुप घूम गया। जैसे ही ये ग्रुप घूम गया तो पी ऑर्बिटल का ओवरलैप टूट गया। ऑर्बिटल का ओवरलैप टूट गया तो रेजोनेंस टूट गया। माने इस ग्रुप का रेजोनेंस इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस का ओवरलैप टूट गया। इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस का ओवरलैप टूट गया। माने इस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा अब यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि रेजोनेंस टूट गया है। तो इस ग्रुप का इफेक्ट इसके पास नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप का इफेक्ट इसके पास पहुँचेगा। इस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट था, प्लस एम इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। इलेक्ट्रॉन को भेजते ही चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ते ही स्टेबिलिटी घट जाएगा। यहाँ पे प्लस एम लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इन दोनों के बीच में है ही नहीं। तो यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस एम नहीं लग रहा है, यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस एम लगेगा। प्लस एम लगेगा तो चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो ए और बी में बी का स्टेबिलिटी कम और ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा। चूँकि ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो ए का एसिडिटी ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए ये इसी को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट का रीज़न क्या था? ऑर्थो इफेक्ट हुआ था SIR के कारण से, ऑर्थो इफेक्ट थ्रू स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब हम लोग ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे जिसमें ऑर्थो इफेक्ट का कारण होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर से हमारे पास COOH है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दी। अब यहाँ से फिर से हमारे पास COH है और यहाँ पे OH को लगा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट बेंजीन, ऑर्थो इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से कैसे हुआ है। तो देखिए एसिडिटी निकालना है क्वेश्चन में। एसिडिटी निकालने के लिए H+ को हटाइए, नेगेटिव चार्ज को बनाइए। H+ को हटाइए, नेगेटिव चार्ज को बनाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब देखने में अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। यहाँ पे एक ऑर्थो ग्रुप है लेकिन ये ग्रुप बल्कि नहीं है। OH वाला ग्रुप बल्कि नहीं है। OH वाला ग्रुप बल्कि होता तो स्टेरिक रिपल्सन हो जाता, और स्टेरिक रिपल्सन होता तो हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जो कि हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं जिसमें स्टेरिक रिपल्सन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक रिपल्सन होगा ही नहीं क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है नहीं, छोटा सा ग्रुप है तो स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा। यहाँ पे होगा कि यहाँ पे हमारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हमारा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे? देखिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से डेल्टा माइनस, ये हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस। अब ये नेगेटिव और डेल्टा प्लस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कब बना? जब H+ को रिलीज कर दिया। देखिए पहले यहाँ पे OH था, C डबल बॉन्डेड OH था। अब हम लोग एसिडिटी को चेक करने के लिए H+ को हटा दी। अब H+ जब ही हट गया तो H+ यहाँ पे भाग गया दूर, H+ निकल गया और H+ निकलते ही इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया। H+ को यहाँ से हटा दी हम लोग। H+ को हटाने के बाद क्योंकि यही स्ट्रैटेजी होता है, H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज बनाइए। तो यहाँ पे H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज बनाए। नेगेटिव चार्ज जब ही बना तो तभी ये नेगेटिव चार्ज देखा कि मेरे को साइड में OH वाला ग्रुप लगा हुआ है, और OH वाला ग्रुप में ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, और ये नेगेटिव डेल्टा प्लस के साथ एक तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर लेगा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन के कारण से 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। तो अब देखिए 6 मेंबर का रिंग कब बना है? H+ को छोड़ने के बाद। H+ को बिना छोड़े 6 मेंबर का रिंग नहीं बना है। हम लोग एक तो क्वेश्चन किए थे जिसमें भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा था, लेकिन उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि उस क्वेश्चन में H+ को बिना छोड़े ही 6 मेंबर का रिंग बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का जब क्वेश्चन किए थे तो उस क्वेश्चन में बिना H+ को छोड़े 6 मेंबर का रिंग बन रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑर्थो बेंजोइक एसिड में H+ को छोड़ने के बाद 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। तो H+ को छोड़ने के बाद 6 मेंबर का रिंग, देखिए यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो H+ को छोड़ने के बाद जब 6 मेंबर का रिंग बना तो वो तो स्टेबल स्ट्रक्चर, 6 मेंबर का रिंग स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो ये कंपाउंड देख रहा है H+ को छोड़ते ही मैं स्टेबल बन जा रहा हूँ, तो वो H+ को 100% छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई स्टेबिलिटी का बात नहीं है। यहाँ पे OH प्लस M शो करेगा और माइनस I शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो प्लस M, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस I। लेकिन यहाँ पे ये चेक देख रहा है
कि H+ को छोड़ते ही मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा हूँ 6 मेंबर रिंग के कारण से, तो H+ को 100% छोड़ेगा, ये भी H+ को छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि H+ को छोड़ने के बाद इसको 6 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होता है कि ये H+ को बहुत ज़्यादा छोड़ेगा, ये H+ को छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे H+ कम छोड़ा जाएगा, यहाँ पे H+ ज़्यादा छोड़ा जाएगा। H+ को छोड़ने के बाद 6 मेंबर का रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल, इसलिए H+ को बहुत ज़्यादा छोड़ेगा, इसलिए ए का स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अब इस तरह से ही ऑर्थो इफेक्ट पे हम लोग और एक तो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे सेम COH का क्वेश्चन ले लेंगे, यहाँ पे OH की जगह पे हम लोग NO2 लगा देते हैं। तो OH की जगह पे जब भी हम लोग NO2 लगाएंगे तो फिर से इस सेम क्वेश्चन बन गया। देखिए OH COH है और COH के साथ हम लोग NO2 लगा देते हैं, तो COH के साथ NO2 लगाते हैं। अब जब ध्यान दे दीजिए यहाँ पे COH था तो O- को हटा दिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन था, हमारे पास COOH है और यहाँ पर NO2 है, तो NO2। अब हमको इस क्वेश्चन में एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है। अब इस क्वेश्चन में एसिडिटी का ऑर्डर के लिए क्या ध्यान देंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पहले फिर से समझिए, यहाँ पे CO- का ग्रुप है, लेकिन NO2 एक बल्कि ग्रुप है, तो जब भी बल्कि ग्रुप हो गया तो लग जाएगा SIR, स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस के कारण से इस ग्रुप का रेजोनेंस, CO- ग्रुप का रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस टूट जाएगा, इन दोनों में ओवरलैप टूट जाएगा, ये पाई सिग्मा और ये पाई का रेजोनेंस का ओवरलैप टूट जाएगा। जब भी उन दोनों का ओवरलैप टूट जाएगा तो बेंजीन रिंग का प्लस एम खत्म, यहाँ पे बेंजीन रिंग का प्लस एम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई SIR लगाने वाला ग्रुप नहीं है। SIR कौन सा ग्रुप लगाता है, SIR NO2 ग्रुप लगाता है। कब, जब ऑर्थो पोजीशन पे रहता है, NO2 लगाता है, NHR लगाता है, NR2 लगाता है, CH3 लगाता है, C2H5, ये सब बल्कि ग्रुप्स SIR लगाते हैं। कौन सा ग्रुप SIR नहीं लगाता है, CN, ये SIR नहीं लगाता है। SIR और लगाता है C डबल बॉन्डेड OOH, ये भी SIR लगाता है। तो जो भी बल्कि ग्रुप्स हैं वो सब ग्रुप SIR लगाएंगे, चूंकि ये बल्कि ग्रुप है तो ये ग्रुप SIR लगाएगा। SIR लगने के कारण से इसका बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ इसका रेजोनेंस टूट जाएगा। जब इसका रेजोनेंस टूट गया तो ये अपना प्लस एम नहीं शो कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप अपना प्लस एम शो करेगा। NO2 - I शो करेगा, माइनस एम नहीं शो करेगा क्योंकि पैरा पोजिशन पर है, मेटा पोजीशन पर है NO2, इसलिए NO2 मेटा पोजीशन से -I शो करेगा। यहाँ से बेंजीन रिंग प्लस एम शो कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस टूट जाने के कारण से, जो हम लोग पहले ही जानते हैं, रेजोनेंस टूटने के कारण से प्लस एम खत्म, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्लस एम है, तो प्लस एम होने के कारण से चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज, और बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं घटा, यहाँ पे चार्ज स्टेबिलिटी घट गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम नहीं लग रहा है, क्योंकि रेजोनेंस टूट गया तो प्लस एम नहीं लगा, रेजोनेंस है तो प्लस एम लग रहा है, प्लस एम के कारण से चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम, तो इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को देख के हम लोग समझेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट में हमको SIR की मदद से काम करना है या फिर ऑर्थो इफेक्ट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेप्शन की तरफ पे। तो ऑर्थो इफेक्ट का जितना क्वेश्चन है उसको एक तरह से लर्न कर लीजिए और ये ध्यान रख लीजिएगा किस तरह से होता है।